क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज का संक्षिप्त रूप है। जिस तरह से बेटा आपने क्लास 7th में बाल महाभारत पूरक पुस्तक पढ़ी थी, उसी तरह से अब आपको इस क्लास में भारत की खोज पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। पाठ 1 अहमदनगर का किला। पहले बेटा मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता दूं। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। तो चलिए बेटा अब आप इसको समझना शुरू करिए। पाठ 1 अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी और यहाँ इस जेल यात्रा में मुझे आए हुए 20 महीने से अधिक समय हो गया। और जब मैं इस जेल में आया था तो अंधियारे आकाश में, मतलब आकाश का अंधियारा और उसमें झिलमिलाता दूज का चांद था जिसने मेरा स्वागत इस जेल में किया था। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था। तब से जब भी नया चांद उगता तो मुझे ये याद आ जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना बीत गया और जो मेरा सहचर था, जो मेरा साथी था, वह मेरा चांद था, मेरे बंदी जीवन का सहचर था। वही मुझे इस बात की याद दिलाता था कि अगर आज अंधेरा है तो उजाला अवश्य होगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 2 पर। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। क्लास 8 बेटा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि आपके प्रश्न जो मैं समझाऊंगी उसी में से होंगे। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अहमदनगर के किले में बागवानी करना शुरू किया था। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में समय बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि यह अहमदनगर का जिला, जब अहमदनगर के किले में मैंने सबसे पहले बागवानी शुरू की। मैं प्रतिदिन कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाता। चूँकि इस जेल की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली भी थी और पुराने मलबे में अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह भारत का इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध देखे थे। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना
नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से भी इसका कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे एक जुड़ी घटना है। मतलब अहमदनगर के किले से जुड़ी एक घटना है, आज भी याद की जाती है। अब देखिए बेटा वह घटना कौन सी है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। जवाहरलाल नेहरू जिस किले में हैं, सर्वप्रथम तो उन्होंने वहां पर बागवानी शुरू की, परंतु वहां की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी थी। फिर उन्होंने कहा कि इस किले से जुड़ी एक घटना है जो आज भी याद की जाती। चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी, उसके साहस की कहानी से जुड़ी है। उसने किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाई और सेना का नेतृत्व किया, जबकि अंत में उसकी हत्या, चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। तो यहाँ पर बेटा दो बातें हो गई। मतलब अहमदनगर के किले से जुड़ी कौन सी घटना है, एक बात हो गई, और जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ में अहमदनगर के किले में क्या काम किया, दो बातें हो गई। फिर है खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। इस तरह से उन्होंने घटना के बारे में बताया। फिर कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि खुदाई के बाद हमें जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए कुछ पुरानी दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबद, इमारतों के कुछ हिस्से मिले और मैं बहुत दूर नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? मतलब बागवानी करना उन्होंने प्रारंभ किया बेटा, लेकिन वह बागवानी का काम या जो वो खेती का काम, क्यारियों का काम करते थे, बहुत दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ना तो उनको इसके लिए अधिकारियों से मंजूरी मिली थी और ना ही उनके पास काम जारी रखने के कोई साधन थे। मतलब क्यारी बनाने के लिए, फिर बागवानी करने के लिए साधन तो होना ही चाहिए था, लेकिन उनके पास साधन भी नहीं थे। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने कुदाल छोड़ दिया और हाथ में कलम उठा ली और उन्होंने कहा कि पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता हूँ तब तक कर्म के द्वारा ही मैं वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं माध्यम से कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। अब आइए बेटा पेज नंबर 3 पर। नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब तक मैं कर्म के माध्यम से वर्तमान को, मतलब बीत रहे चल रहे समय को अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता हूँ। ना ही पैगंबर की भूमिका ही इख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उसके बारे में लिख नहीं सकता हूँ और ना ही मैं पैगंबर की भूमिका ही इख्तियार कर पाऊँगा। फिलहाल मैं क्या करूँगा, भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत। मतलब उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान के बारे में लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं बना लेता। फिर उन्होंने कहा फिलहाल मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो है वर्तमान बीत गया, भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। अब बचा अतीत। उन्होंने कहा अब बचा है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मतलब उन्होंने भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में
जो है लिखना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लिख सकता हूँ। अब बचा अतीत, और फिर मैं तो किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह तो विद्वतापूर्ण शैली में लिख नहीं सकता हूँ। मैं पहले के ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। इस तरह से यह सब सोचते हुए, सारे विचार करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अतीत के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं विद्वान भी नहीं हूँ, इसलिए मैं विद्वतापूर्ण शैली में लिख नहीं सकता हूँ। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों को क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करूँगा और मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ। इसके लिए गेटे ने भी बेटा ये कहा कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, एक सीमा तक हमें सुकून देता है अतीत के भारी बोझ से। अतीत का दबाव, अब है बेटा अतीत का दबाव, जो समय बीत गया उसका दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती, मसलन भारत और चीन के सभ्यताएं। मसलन मतलब उदाहरण, दबाव भला है या बुरा है, दोनों तरह से वह अभिभूत करता है। कभी कभी ऐसा दबाव होता है जैसे लगता है कि उसमें दम ही घुटने लगा है, खास तौर पर उनके लिए जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, जैसे भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। फिर है आखिर मेरी विरासत क्या है, विरासत जो हमें पैतृक रूप में मिलता है। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं, मैं इस सब का वारिस हूँ। फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आखिर हमारी विरासत क्या है, हमें क्या मिला है, ऐसा क्या है जिसका मैं उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया था, या वो विजय प्राप्त हुई उनका उत्तराधिकारी हूँ, या वो पराजय जिसकी दुखद यंत्रणा झेली मानव ने, जो साहसिक कार्य किए उसका मैं उत्तराधिकारी हूँ, और जो अभी जारी है और आकर्षित करती है, क्या मैं उसका सबका वारिस हूँ? जवाहरलाल नेहरू ने खुद से कहा कि आखिर हमें विरासत में भारत से क्या मिला, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, जो मानवता ने दसियों हजार के दौरान हासिल किया उसका, जो विजय प्राप्त की उसका, विजय के दौरान जो खुशी मिली उसका उत्तराधिकारी हूँ, या जो पराजय मिली उसके दुख का उत्तराधिकारी हूँ, या जो मानव ने साहसिक कार्य किए उसका उत्तराधिकारी हूँ, जो हमें आकर्षित करती, मैं इस सब का वारिस हूँ। अंत में उन्होंने कहा, मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, वह क्या खास बात है बेटा? जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। उन्होंने कहा भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, एक विशेष बात है, वह अनोखी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरों से एकदम अलग नहीं होता। हाँ, हालांकि एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, वह यह लागू होती है कि हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इस विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। उन्होंने सारी बातों का बेटा एक निचोड़ निकाला
कि भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है। वह खास बात ये है कि कोई भी औरों से एकदम अलग नहीं है। क्यों नहीं अलग है? क्योंकि हम जो हमारे रक्त और मांस अस्थियों में समाई है भारत से प्रेम, वो इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। मतलब सारे भारतवर्षी एक ही हैं, सबके रगों में एक ही रक्त है, एक ही जैसा मांस है, एक ही जैसी अस्थियां। कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भविष्य भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। ये सब बेटा सोचते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखना प्रारंभ किया। जब वह अहमदनगर के किले में गए तो उन्होंने प्रारंभ में बागवानी शुरू की। वह रोज प्रतिदिन घंटों तपती धूप में क्यारियां बनाते थे। मिट्टी बहुत खराब थी, वहाँ की पथरीली मिट्टी थी, फिर पुराने मलबे और अवशेषों से वहाँ की मिट्टी भरी हुई थी, और फिर उन्हें अधिक दूरी तक जाने की अनुमति भी अधिकारियों से नहीं थी और बागवानी करने के लिए उनके पास साधन भी नहीं थे। अतः उन्होंने ये बागवानी का कार्य छोड़ दिया और उन्होंने कलम उठा ली और उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं लिखूंगा। अब उनके सामने ये बात आती है कि मैं अब क्या लिखूं और किसके बारे में लिखूं। उन्होंने बहुत सोच विचार किया कि मैं वर्तमान के बारे में लिखूं, कि मैं भविष्य के बारे में लिखूं, कि मैं अतीत के बारे में लिखूं। अब उनके मन में ये बात आने लगी कि मैं किसके बारे में लिखूं, क्योंकि मैं ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर सकता हूँ, ना मैं इतिहासकार हूँ, और ना मैं विद्वानों की तरह विद्वतापूर्ण शैली में लिख सकता हूँ। इस तरफ से सोचते हुए उनके ऊपर अतीत का दबाव था। अतीत मतलब जो बीत गया समय। फिर उन्होंने कहा कि हमें भारत से क्या मिला, हमें भारत से विरासत के रूप में क्या मिला। ये सारी बातें सोचते उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के जो मानव हैं, जो मानवता जिसने दसियों हजार साल दौरान हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसका उत्तराधिकारी हूँ, या जो हमारे देश के लोगों ने साहसिक कार्य किया उसका हूँ, या फिर जो विजय का खुशी मिला उसका, या जो पराजय का दुख मिला उसका। मैं किस बात का विरासत हूँ। फिर उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, कि हर भारतवासियों को विरासत के रूप में एक खास बात मिली जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति एकदम दूसरों से अलग नहीं होता है। हालांकि एक खास बात यह है कि जो हमारे रक्त है, मांस है, अस्थियों में समाई है, वही विशेषता है। हमारा वर्तमान रूप बना है उसी से और हमारा भविष्य भी उसी से बनेगा। इसी विशेष विरासत का विचार करके वर्तमान पर उन्होंने लागू किया और एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने अतीत के बारे में लिखा। विषय की कठिनाई उनके सामने थी, फिर जटिलता भी उनको भयभीत करती थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। मतलब मैं अतीत के बारे में लिख सकता हूँ। इस तरह से बेटा जवाहरलाल नेहरू का अहमदनगर का जो किला है वहाँ पर उन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखना प्रारंभ किया। जब वह आए तो जेल में उनका स्वागत किसने किया? जेल में आने के बाद उन्होंने कौन सा कार्य प्रारंभ किया? अहमदनगर के किले से जुड़ी कौन सी घटना है? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों भारत की खोज लिखना प्रारंभ किया? इत्यादि बातें आपको बेटा आज के इस पाठ अहमदनगर का किला से पढ़नी है और समझनी है। क्लास 8 एक बार बेटा और बता दूं, जो ये पूरक पुस्तक है
आप इसको आसान मत समझिएगा। जितना भी है ये आपकी भारत के बारे में है, भारत में जो समय बीत गया उसके बारे में है, जो इतिहास बीत गया उसके बारे में है। इसलिए बेटा आप इस पुस्तक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझ से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने भारत के बारे में भी पता चलेगा, बीते समय के बारे में, इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो क्लास 8 आज बेटा आप पाठ 1 अहमदनगर का किला पढ़ेंगे और समझेंगे।